22 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं बिहार की टॉप खबरें। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम बात करेंगे बिहार की टॉप खबरों की कि आज दिन भर में बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या हुआ है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के दावे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो दावा है अब की बार 400 पार, उन्हें इतनी सीटें इस चुनाव में नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी को 2019 में 303 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भी उन्हें उसके आसपास ही सीट मिलेगी। वे कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार सीटें आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें 270 से कम नहीं आने वाली है और 370 तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बात की जाए तो साल 2019 के नतीजे की तो बीजेपी को 303 में से सिर्फ 250 सीटें नॉर्थ और वेस्ट से मिली थी। इस बार ये देखना होगा कि क्या बीजेपी को 50 सीटों पर हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार वेस्ट और साउथ में बीजेपी की वोट शेयर में इजाफा हो सकता है। बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 15 से 20 सीटें बीजेपी को बढ़ सकती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे के बहुत से वीडियो अक्सर हम सभी देखते रहते हैं और वायरल भी होते हैं। आए दिन ट्रेन से मिलने वाले खाने और फिर रिजर्वेशन सीट पर बिना टिकट यात्रियों के कब्जे की खबरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब ऐसा ही एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें लोग सामान लेकर के भीड़ से खचाखच भरी चलती ट्रेन में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें कई महिला यात्री भी नजर आ रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस जगह से यात्री ट्रेन में चल रहे हैं वहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ ट्रेन की पटरियां हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स रेलवे की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे का इतना बुरा हाल क्यों है, आखिर कब सुधरेगा ये सिस्टम। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कब और कहां का है। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो अपना भारत का ही है। बिहार की हॉट काराकाट लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला रोमांच हो गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को काराकाट के सुअरा में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। जब पीएम के दौरे को लेकर के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक दावा करते हुए कहा कि बिहार और भारत तो क्या, पूरे संसार में सबसे बड़ा कोई अगर हीरो और स्टार है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनके व्यक्तित्व का जलवा है और 4 जून को आने वाले परिणाम इसे साबित कर देगा। उपेंद्र कुशवाहा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या यहाँ एनडीए भी स्टार कैंपेनर को मैदान में उतारेगी, तो उन्होंने भले ही पवन सिंह का नाम नहीं लिया हो, लेकिन कहा कि पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम देश की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई हीरो हो ही नहीं सकता। हीरो है क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए को स्टार कैंपेनर की कोई जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा करते हुए कहा कि काराकाट में लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और किसी से कोई टक्कर नहीं है। दोस्तों, सीवान में जेडीयू की विजय लक्ष्मी और आरजेडी की अवध बिहारी चौधरी पर अब हिना साहब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान शुरू से ही राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रही है। हालांकि तब से शहाबुद्दीन युग के अंत तक सीवान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सीवान ने बाहुबल का निर्विरोध राज देखा तो एक सामान्य निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा उस साम्राज्य का अंत होते हुए देखा। जब पिछले 15 वर्षों से सीवान नई इबारत लिख रही है। 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यहाँ एक छत्र राज किया, लेकिन 2009 के बाद सीवान का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। जहाँ राजद के हाथों से फिसलने के बाद ये पिछले चुनाव तक एनडीए का घर बना रहा, लेकिन इस बार इस घर को जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह पिछले सारे समीकरण हवाई हो चुके हैं। जहाँ सीवान का समीकरण इस बार पूरी तरीके से बदला हुआ है। माई समीकरण दरक रहा, जहाँ नए समीकरण बन रहे हैं। जहाँ जातीय गोलबंदी के नए गणित ने इस बार सभी प्रत्याशियों को उलझा दिया है। इस गुत्थी को सुलझाने में उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। इस बार यहाँ एनडीए जदयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो महागठबंधन से राजद के अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। इस लड़ाई को निर्दलीय हिना साहब त्रिकोणीय बना रही है। जहाँ तीनों उम्मीदवार कद्दावर हैं और इस क्षेत्र की जमीन से जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र की उन्हें समझ तो है ही, यहाँ के लोगों की भावनाओं से भी भली भांति परिचित है। यहाँ पर राह किसी की आसान नहीं है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए उन्हें खूब मशक्कत मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि क्षेत्र
क्षेत्र में चर्चा एक और निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव की भी है। चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि सारे उम्मीदवारों का अतीत उनके साथ चल रहा है, जब पुराना इतिहास उनके पीछे नहीं छोड़ रहा है। इसके कारण उन्हें कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एक सकारात्मक बात यह भी है कि गठबंधनों के आधार वोटरों में इनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। एनडीए उम्मीदवार को मोदी मैजिक का भरोसा है तो राजद उम्मीदवार को दलीय समीकरण का। हिना साहब को निर्दलीय होकर के नए समर्थक वर्ग बनाने से लाभ मिलने का विश्वास है। आखिर होगा क्या, ये तो फिर 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीट से हिना साहब कुछ आगे चल रहे हैं सभी से। दोस्तों, बिहार में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या 1,57,685 तक पहुंच चुकी है। यह इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। हालांकि कुछ जिलों में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या काफी कम है, लेकिन कुछ जिलों में यह आंकड़ा चौंकाने वाले हैं। जब वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सारण जिला फाइलेरिया मरीजों का हब सेंटर बन चुका है। सिर्फ इन्हीं 4 जिलों में राज्य भर के 39.30% फाइलेरिया मरीज है। जहाँ वैशाली में 16,791, मुजफ्फरपुर में 15,090, समस्तीपुर में 15,090 और सारण में 15,007 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इन जिलों के साथ साथ पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुंगेर, बेगूसराय, सीवान और पूर्णिया में भी 5 से 7 हजार के बीच फाइलेरिया मरीज हैं। दरअसल फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये एक संक्रामक बीमारी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सारण में इसके मरीज बढ़ने का मुख्य कारण जागरूकता का अभाव है। लोग इलाज के प्रति लापरवाही बरत रही है। दवा मिलने के बाद भी समय पर नहीं खा रहे हैं। बिहार की बर्बादी के लिए लालू राबड़ी के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि मोदी सरकार में 2047 के विकास भारत के लिए पूर्वी राज्य इंजन की भूमिका में होंगे। इन राज्यों में बिहार भी है, जो जंगल राज के कारण आर्थिक पिछड़ेपन के लिए अभिशाप्त हुआ। हालांकि अब डबल इंजन की सरकार में वे आगे बढ़ने लगा है और इसमें मोदी सरकार से मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता की बड़ी भूमिका है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2015 में बिहार को 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया था। इसके अलावा भी आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा आवश्यक है। इसके बाद ही इस बारे में आगे विचार विमर्श की संभावना है। चुनाव यात्रा पर पटना पहुंचे निर्मला सीतारमण ने उद्यमियों और बुद्धिजीवियों के साथ 2 बैठकें की। इसमें पहले भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज का प्रभाव आम आदमी के जीवन पर भी पड़ता है। इसके लिए उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी गिनाए हैं। दोस्तों, जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। कहा कि जनता को बताएं कि लालू यादव ने बिहार को कैसे बर्बाद किया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। एनडीए विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहा है। 18 साल में नीतीश कुमार ने बिहार की हालात बदल दी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के 15 साल के कुशासन की जंगल राज सरकार पर वोट मांग रहे हैं। जंगल राज सरकार में बिहार में विकास का सपना देखना लोगों ने छोड़ दिया था। जंगल राज की याद दिलाते हुए ललन सिंह ने कहा कि लोगों ने लालू राबड़ी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति देखी थी, जब बिहार में अपहरण उद्योग चल रहा था। आज सीएम नीतीश कुमार के शासन में अपराध रुक गया है और कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहा है, लेकिन तेजस्वी अपनी जंगल राज सरकार के कुशासन पर वोट मांग रहे हैं। ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कर्म बताने चाहिए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी को युवाओं की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 से पहले बीजेपी बिहार के युवाओं को 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जी हां, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्लस उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को कभी भी किसी भी युवाओं की चिंता नहीं है। ये कभी भी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दिए। जो भी नौकरी दी गई है वह सीएम नीतीश कुमार ने ही दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने सरकारी 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का अपने वादे को पूरा करेगी। इस टारगेट को हासिल करने की समय सीमा बताते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लक्ष्य 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हासिल कर लिया जाएगा। जब बिहार की सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देगी और जो आवेदन निकलेगा उसे तेजस्वी यादव के घर पर भी हम लोग आवेदन को भिजवाएंगे। यहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग कभी युवाओं, किसानों और फिर गरीबों की चिंता नहीं की, आज चुनावी सभा में जाकर के कुछ से कुछ बोलते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार युवाओं के रोजगार
बिहार की जनता की है। निश्चित तौर पर ये बात बिहार और फिर देश की जनता जानती है, इसलिए बिहार की जनता कभी भी तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास नहीं कर सकती है। जनता पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ है। दोस्तों, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजनाओं के तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी भी दिया जा रहा है, जब बिहार के किसान इसका लाभ लेकर के खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि किसानों को प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए प्रथम वर्ष 33,750 रुपए तथा द्वितीय वर्ष 11,250 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। वहीं पर आपको बता दूं कि किसानों को प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए प्रथम वर्ष 18,000 रुपए एवं द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष 6,000 रुपए सब्सिडी के रूप में मिल रही है। वहीं पर किसानों को प्रति हेक्टेयर केला की खेती के लिए प्रथम वर्ष 46,875 रुपए एवं द्वितीय वर्ष 15,625 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। अगर आप बिहार के किसान हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सामान्य वर्ग के मधुमक्खी पालनों को 75%, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मधुमक्खी पालकों पर 90% की सब्सिडी मिल रही है। वहीं पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडारण संरचना के लिए किसानों को 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के किसान हैं और खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाते हैं तो आप इस सब्सिडी का लाभ लेकर के अपने खेती में मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और बढ़िया जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में 15 मई तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की थी, लेकिन अभी भी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर चिंतित है। उन्होंने सरकारी विद्यालय में गर्मी की छुट्टी जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने इसे लेकर के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 15 मई तक बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी है, जहाँ अभी गर्मी कम नहीं हुई है। यदि भीषण गर्मी के बीच यदि स्कूलों को खोला जाता है तब बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है। जहाँ बच्चों की तकलीफ को देखते हुए राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने बच्चों में स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने को कहा है, जिससे बच्चों, अभिभावकों और फिर बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। दोस्तों, छपरा में हुई हिंसा के बाद जमकर के राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में 2 निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। वारदात के दिन घटना होने के बाद भी प्रशासन मौन रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा मंगलवार की घटना की है, जब मंगलवार को बयान जारी करके राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि निर्दोष रमाकांत सिंह के घर पर 500 से 600 लोगों ने हमला बोल करके रोड़ेबाजी कर दी। इस दौरान आत्मरक्षा के लिए यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग की गई है। उन्होंने कहा कि साल 1996, 1999, 2004, 2009 का चुनाव इसका उदाहरण है। राजद और उनके समर्थकों की मनोवृत्ति यही रही है। यही कारण है कि साल 2004 में देश में एक छपरा लोकसभा क्षेत्र ही ऐसा था जहां सभी बूथों पर पूर्ण मतदान कराया गया था। रूडी ने कहा कि शुरू से ही मतदान ठीक चल रहा था, जिसकी भनक मिलते ही राजद के लोग और फिर प्रत्याशी के समर्थक बौखला गए। जब प्रत्याशी के द्वारा घूम घूम करके मतदाताओं को धमकाने का अभियान शुरू कर दिया गया, जो कि अंत हत्या के रूप में दिखा। उन्होंने कहा कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो असल अपराधी किस्म के लोग हैं वह बच जाते हैं।